नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ गुरु में आने वाले कुछ दिन हम आपको ले चलेंगे गुजरात के दौरे पर। वहाँ हम गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों से आपको रूबरू कराएंगे, जहाँ हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं गुजरात के रणोत्सव। हर साल गुजरात के पर्यटन विभाग द्वारा नवंबर के अंत से फरवरी तक लगने वाला यह रणोत्सव गुजरात की शान है। तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि रणोत्सव है क्या और यहाँ जाया कैसे जा सकता है। तो यदि आप रणोत्सव जाना चाहते हैं तो आपको कच्छ ज़िले के भुज में आना पड़ेगा। भुज के लिए आपके लिए रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज़ का रास्ता सबसे बेहतर है। उसके लिए ट्रेन या बस आपको अहमदाबाद से पकड़नी होगी। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहते हो तो आपको सबसे पहले अहमदाबाद जाना होगा। यदि आप हवाई रास्ते से भुज पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए बम्बई से भी भुज की फ़्लाइटें चलती हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा हवाई मार्ग से होगी। अभी आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से भुज शहर दिखाई दे रहा है और यह भुज एयरपोर्ट के रनवे पर हमारा जहाज़ लैंड कर रहा है। भुज एयरपोर्ट से निकलने के बाद बाई रोड हम रणोत्सव के लिए चलेंगे। यह रणोत्सव भुज से 100 किलोमीटर दूर धोर्डो गांव में मनाया जाता है। धोर्डो गांव के पास कच्छ का रण ऐसा इलाका है जहां पहले कभी समुद्र का पानी जाया करता था, लेकिन अब वहां पर सिर्फ अरब सागर में जाते हुए पानी का बैक वाटर ही आता है। गर्मियों में जब वो सूख जाता है तो पूरे इलाके पर नमक की ऐसी परत चढ़ जाती है जैसे आपको बर्फ़ का एहसास कराएगी। अभी हम आपको धोर्डो गांव ले चल रहे हैं। धोर्डो के आसपास होडको, भिंडियारा और द्रोबाना जैसे गांव भी हैं, जहां पर यदि आप रणोत्सव का आनंद लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे गांव में लोगों के रहने के लिए भूंगा बनाया गया है और ये अत्याधुनिक भूंगे आपको गांव में आधुनिकता का एहसास कराएंगे। आज के दौर में जब रणोत्सव एक पर्यटन का बड़ा केंद्र होता जा रहा है तो इस इलाके में जहां पर सिर्फ पशुपालन, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प यही यहां पर मुख्य आय का साधन हुआ करता था, वहां अब रणोत्सव में पर्यटकों के लिए ठहरने के जो इंतजाम हैं वहाँ के गांव की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। नमक तब भी था, कच्छ का यह इलाका शांत पड़ा रहता था जाड़े के दिनों में, लेकिन अब इस पूरे इलाके में रौनक दिखाई देती है। तो अभी आप यहाँ पे जो भूंगे बनाए गए हैं उनको आपने देखा, उनके बारे में जानकारी ली। अब हम चलते हैं, चूँकि हमारा पड़ाव टेंट सिटी है, क्योंकि पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर टेंट सिटी बसाई जाती है। कम से कम 400 से ज़्यादा टेंट लगाए जाते हैं। तो टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर जैसे ही हम पहुँचते हैं, देखिए किस प्रकार हम लोगों का स्वागत हो रहा है। ये टेंट सिटी में प्रवेश के बाद गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में आपको बैठने और यहाँ से आप आप आगंतुक कच्छ कह सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बुकिंग कहाँ पे है। तो यहाँ इस बड़े कच्छ में जहाँ आपका स्वागत हो रहा है, यहाँ से आप आगंतुक कच्छ में चाय नाश्ता करके फिर यहाँ से आप अपने रूम की ओर। यहाँ पे लगातार छोटे छोटे वाहन ई व्हीकल चलते रहते हैं। उनके जो फ्री सुविधा होती है वो उसके थ्रू आप जो है अपने टेंट हाउस में पहुंच जाएंगे। सबके अलग अलग क्वार्टर बने हुए हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं टेंट सिटी किस तरह से बसाई गई है और यहाँ का माहौल कितना आकर्षक लग रहा है। इस टेंट सिटी में रुकने का भी एक अलग आनंद है। वैसे बहुत सारे लोग भूंगों में भी रुकते हैं, गांव में आधुनिकता का आनंद उठाते हैं, लेकिन टेंट सिटी में भी आपको एक गांव में ही एक आधुनिक सुविधाओं का आनंद मिलेगा। टेंट सिटी का एक अलग रेस्टोरेंट है जहां पे आप सुबह शाम नाश्ते के इंतजाम होते हैं, दोपहर का भोजन है, रात का डिनर है। ख़ास तौर से यहाँ पे सभी तरह के वेज भोजन आपको मिलेंगे और उसमें से गुजराती संस्कृति से जुड़े हुए जो गुजरात के लोग पसंद करते हैं। हाँ, गुजरात के आप यदि खान पान से रूबरू होना चाहते हैं तो इसकी यहाँ की टेंट सिटी के रेस्टोरेंट में वहाँ पे आप इसका आनंद उठा सकते हैं। डिनर के बाद टेंट सिटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है। हल्की ठंड के बीच लोग इसका बहुत आनंद उठाते हैं। देर रात तक लोग बैठते हैं और वहाँ की संस्कृति से रूबरू होते हैं। वहाँ के गानों पर लोग खुद भी उठकर झूमने लगते हैं, आनंद उठाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग आनंद उठा रहे हैं और झूम रहे हैं।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बाद आप सुबह सुबह बर्फ की चादरों के ऊपर होते सूर्योदय का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। दिन चढ़ने के साथ बर्फ की चादरों के बीच से गुजरते हुए आप रणोत्सव की ओर, वहाँ भी जाने के लिए आपको अपने वाहन बुक करने पड़ेंगे, गाड़ियाँ बुक करनी पड़ेंगी। खासतौर से टेंट सिटी की ओर से भी इंतजाम कर दिए जाते हैं। कच्छ की सर बात करें तो हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं और अलग अलग उनकी ड्रेस कोट है और बोलते सब कच्ची है, लेकिन उनका टोन अलग है। तो हमारे यहाँ रण भी है, डूंगर भी है, दरिया है, समुद्र किनारा है। हमारे यहाँ के कवि ये कहते हैं कि रण डूंगर ने दरिया जुदा वाणी अने वेश हेन वतन दाऊं वारी वना एड़ो कचड़ो मुझो देश। कि आप रणोत्सव के लिए जाएं, जहां से आप सुबह का सूर्योदय का आनंद उठाएं और शाम के सूर्यास्त का। रणोत्सव पहुंचने से पहले आपको जगह जगह बर्फ़ की चादर दिखेगी और बहुत सारे लोग दूर दूर से आए इसका आनंद उठाते हैं। जगह जगह लोग रुकते हैं, उतरते हैं और बर्फ़ के बीच फोटोग्राफी करते हैं, घूमते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सामान खरीदने और बेचने वाले भी हो। तो ये वाइट डेजर्ट से होते हुए आप सीधे रणोत्सव पहुँचेंगे, जहाँ आपने सुबह सूर्योदय का आनंद उठाया, वहाँ सूर्यास्त का आनंद आप उठाएंगे। दिन भर यहाँ लोग आनंद उठाते हैं, शाम को ज़्यादा ही भीड़ होती है। यहाँ पे लोग तरह तरह की खरीदारी भी करते हैं। ये जो कपड़ा आप देते हो, ये कपड़ा लोगों को देते हो ना, लोगों को पहनने के लिए, इसका कितना चार्ज लेते हो? 50 रुपये 50। एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? 2000। 4 महीने में कितना कमा लेते हो? 4 महीने सब कर लो। अरे तो 3-4 लाख हो गया। 4 लाख नहीं होगा ना। हाँ, 30 दिन में 60,000 हुआ। हाँ, 6 चौक 24, 2,40,000 हो गया। कभी कभी कम मिलते हैं। कभी कम मिलते हैं, 1.5-2 लाख हो जाती है। ये नहीं करते हो तब क्या करते हो? मैं भुज में ऑटो चलाते हैं। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? मातापुर। ये रणोत्सव नहीं था तब आप लोग क्या करते थे? ऑटो ही चलाते थे? हाँ, भुज में ऑटो चलते हैं। वो ज़्यादा फायदा, ये ज़्यादा फायदा? ये ज़्यादा फायदा है। आप लोग के जीवन में सुधार आया, मतलब कुछ बहुत इकोनॉमिक? सुधार आया। तरह तरह के गेम खेलते हैं। तमाम तरह के इलेक्ट्रिक वाहन, ऊँट और इस सब पे चलने का आनंद जो है वह भी वाइट डेजर्ट के ऊपर। इस पूरे रणोत्सव का यह नज़ारा ही सबसे खास होता है, जिसके लिए लोग कई दिनों तक यहाँ रुकते हैं और बार बार आते हैं और उससे आप इस नज़ारे को देखकर तृप्त नहीं हो सकते। और जैसे जैसे शाम होती है, आज मोबाइल के दौर में लोग फ़ोटो खींचने के लिए आतुर रहते हैं। दूर दूर से बड़े बड़े फोटोग्राफर्स भी आते हैं इन दृश्यों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए। लगभग 7 बजे के आसपास सनसेट के बाद लेज़र शो शुरू होता है। वह एक अलग आकर्षण पैदा करता है। लेज़र शो से गुजरात की संस्कृति या कहें कच्छ की संस्कृति और इतिहास को विस्तार से जान पाते हैं। नमस्कार, कच्छ की भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का रण। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदलता रहता है। कच्छ जो मेरी
जन्मभूमि ही नहीं, रणभूमि भी है, जहां जीना है एक निरंतर संग्राम। प्रकृति के अजब रूप है, कभी जल ही जल तो कभी रज ही रज। और इसी रण के मनोबल का जश्न मनाती हूँ मैं भूमि। आज आप सुनेंगे हम दोनों से कहानियां, वो कहानियां जो अनदेखी है, अनजानी है, हमारे इतिहास की कड़ियां भी हैं और एक एहसास भी। शताब्दियों पहले एक महानगर था, कच्छ। एक महानगर जिसकी पावन मिट्टी से जुड़ी थी एक प्राचीन सभ्यता की कहानी। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा से जुड़े स्थलों में से छठा सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी कच्छ में खड़ीर द्वीप पर स्थित धौलावीरा। शानदार नगर आयोजन और शिल्प कौशल की एक बेजोड़ मिसाल। सोच के देखो कि इतने साल पहले भी ये कितना योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, एक मजबूत किले के दुर्ग जैसा। धौलावीरा यूनेस्को ने भी मेरे इस हजारों वर्ष प्राचीन शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। आओ अब आपको लेकर चलूं ईस्वी सन पूर्व 326 के साल में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो योद्धा था जिसने अपने शासनकाल के 13 वर्षों के दौरान प्राचीन दुनिया के बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक 5000 किलोमीटर से अधिक विस्तार में फैला था। उसका नौसैनिक बेड़ा जब कच्छ से गुजरा तो मेरे अनूठे भूभाग ने उन्हें मोहित कर दिया। मेरे कच्छ सदृश आकार को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे अभीर नाम से जाना, क्योंकि उस समय वहां अभीर जनजाति का जनपद था। समय के साथ साथ कई तब्दीलियां हुई। 300 साल बाद उस युग में अपनाए गए बौद्ध धर्म की विरासत आज भी मेरे पश्चिम में बसे लखपत क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून त्सांग भी 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मोहरें भी पाई गई, जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की कच्छ में मानव सभ्यता। कोरी क्रीक के द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दे एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई दी, जिसकी मदद के उपक्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये देवताओं द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई।
असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ, रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका चला गया। उसके जाते ही सभी नकली शिवलिंग गायब हो गए और इकलौता असली शिवलिंग यहीं बना रहा। बस तभी से यहाँ प्रतिष्ठित देवता को कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जब आप कोटेश्वर मंदिर जाएं तो समीप ही स्थित है नारायण सरोवर। भगवत पुराण के अनुसार भारत में सबसे पवित्र 5 सरोवर हैं। मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर और नारायण सरोवर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जिस जगह भूमि को कुरेदा, वहीं नारायण सरोवर का निर्माण हुआ। कहते हैं नारायण सरोवर की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहती है। एक तरफ आध्यात्मिकता की शांत और अलौकिक आबोहवा और दूसरी तरफ मेरी ये भूमि अपने शासकों की वीरता, बहादुरी और दयालुता की लोक कथाओं में डूबी हुई है। वीरता की बेजोड़ मिसाल झलकती है झारखंड। कुल मिला के रणोत्सव देश भर के उत्कृष्ट लोक कलाकारों को आकर्षित करता है, देश भर के लोगों को आकर्षित करता है और यह 3 महीने चलने वाला शानदार मेला लोगों को गुजरात के साथ साथ कच्छ की संस्कृति से भी जोड़ता है।